दोस्तों वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सबसे पहले आप लोग इस इंसान का इंटरव्यू सुन लीजिए जिसने अपनी ही माँ को मारा And था। that's when I decided I'm going to murder my mother. I knew a week before she died I was going to kill her. And she went out to a party, she got soused, she came home, went to sleep. I was woken up by that. Came out. I walked up to her bed. She's laying there reading a paperback. As many thousands of nights before. And she said, "Oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now." Shit. I looked at her, I said, "No." I said, "Good night." इस इंटरव्यू में आपने ये तो सुन लिया कि उसने अपनी माँ को मारा, लेकिन ये नोट नहीं किया कि वो कैसे इंटरव्यू में लोगों को मैनिपुलेट करके अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे ही ट्रिक्स खेलते हैं किलर्स कत्ल करने के बाद। अब हर इंसान के कत्ल करने की वजह और इंस्पिरेशन डिफरेंट होती है। आज हम इसी पे बात करेंगे, जिस सीरीज का नाम है साइकोलॉजी ऑफ सीरियल किलर्स एक्सप्लेन्ड। अब इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सीरियल किलर्स को होने वाले कुछ मेन डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ताकि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ सके। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो साइकोलॉजी ऑफ सीरियल किलर्स पर 1990 में कॉलिन विल्सन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द सीरियल किलर्स अ स्टडी इन द साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस, जिसमें उन्होंने सीरियल किलर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट साइकोपैथ, सेकंड मिशन ओरिएंटेड। साइकोपैथ किलर्स वो किलर्स होते हैं जिनका किलिंग करने का कोई मकसद नहीं होता, उनको बस ये करने में मजा आता है इसलिए वो ये सब करते हैं। अब साइकोपैथ किलर्स को पकड़ना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता, जिसकी वजह से साइकोपैथ किलर्स की तादाद दुनिया से कम हो रही है। सेकंड नंबर पर आता है मिशन ओरिएंटेड किलर्स। ये वो किलर्स होते हैं जिनका किलिंग करने के पीछे कोई मकसद होता है। अब ये किलर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके अंदर इमोशन, ब्रेन सब कुछ होता है, जिसकी वजह से ये लोगों को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या क्या रीजन होते हैं इनके लोगों को मारने के। अभी मैं आपको वही बताऊंगा। रीजन नंबर 1, ब्लेमिंग अदर्स ऑफ देयर क्राइम्स। ये ऐसे किलर्स होते हैं जो अपने क्राइम्स का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, यानी कि कत्ल खुद करेंगे, इल्जाम अपने दोस्त पर डाल देंगे कि उसने मुझे कहा था। ये लोग समझते हैं कि हम जो भी बुरा काम करते हैं वो हम नहीं, ये दुनिया करवाती है। दरअसल जब इन लोगों को किलिंग करने के बाद गिल्ट होता है तो ये लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इस तरह सोचते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये लोग ऐसे बनते क्यों हैं। दरअसल ये लोग बचपन से ऐसे बनते हैं, उसके काफी रीजंस हो सकते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों में से एक बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो कोई भी गलती करे उसका इल्जाम अपने दूसरे बच्चों पर डाल देते हैं, जिससे उस बच्चे की वो आदत पुख्ता हो जाती है जिससे उसको लगता है वो कोई भी गलत काम करेगा कसूर दूसरों का ही होगा। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों में बिल्कुल भी फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, क्या पता वो आगे जाकर कोई क्रिमिनल बन जाए। अब ऐसी ही एक किलर एलिन वॉर्नर्स थी जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसने अपने ही 7 क्लाइंट्स को 1990 में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने बताया कि उसने ये कत्ल नहीं किए बल्कि पुलिस ने उसको करने दिया, यानी कि उसने अपनी गलती पुलिस पे डाल दी कि पुलिस ने उसको ये क्राइम करने दिए तो उसने क्राइम किए, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। आप पहले उसका इंटरव्यू सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए। I was just wondering how you're going to be, at 9:30 tomorrow morning. Are you prepared? I'm prepared. I'm all right. I'm all right with it. And how? I'm all right with it. But like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did, because I was no professional serial killer or anything, or murderer, or whatever you want to call it, Wasn't professional at what I was doing. Eileen, I did some sloppy work, and I left. तो रीजन नंबर 2 जो कि सीरियल किलर्स के कत्ल करने की वजह बनता है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक मेंटली डिसऑर्डर होता है जो कि सीरियल किलर्स को होता है और उनके कत्ल करने का रीजन बनता है। इस डिसऑर्डर में इंसान का दिमाग रियलिटी से दूर एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। इस डिसऑर्डर के सिम्टम कुछ यूं हैं। फर्स्ट, डिल्यूशंस। इस स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान उन बातों चीजों को मानता है और यकीन करता है जो कि रियलिटी में होती
होती ही नहीं है, यानी कि वो दुनिया को अपने ही एक ड्रीम वर्ल्ड नजरिए से देखता है। अब ये बीमारी सिर्फ 1% लोगों को होती है दुनिया में। सिम्पटम नंबर 2, हेलुसिनेशंस। इस स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान को हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, यानी कि वो जो देख रहा होता है वो रियलिटी नहीं होती और जो रियलिटी होती है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा होता। अब इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि एक इंसान जिसको ये लग रहा होता है कि कोई उसको मारने आ रहा है, लेकिन दरअसल वो उसको मारने नहीं बल्कि बात करने आ रहा होता है, लेकिन उसको लगता है कि वो उसको मारने आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए उसको मार देगा और एक किलर बन जाएगा। सिम्पटम नंबर 3, लैक ऑफ मोटिवेशन और ओवरथिंकिंग। इस डिसऑर्डर में इंसान के अंदर से कोई भी काम करने की दिलचस्पी खत्म हो जाती है और वो बस एक जिंदा लाश होता है। अब सवाल ये आता है डिसऑर्डर इंसान को होता क्यों है? अब इसके भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि नस्ल दर नस्ल ये बीमारी चलती है। ड्रग एंड अल्कोहल यूज बहुत ज्यादा करना, पास्ट में कोई बहुत ही ज्यादा खौफनाक हादसा हुआ होना जिसकी वजह से इंसान को ये डिसऑर्डर हो जाना। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 3 की तरफ, यानी कि किसी मूवी से इंस्पायर होकर किलिंग करना। दोस्तों 1930 के बाद जब दुनिया में मूवीज बनना शुरू हो गई थी तो हर बंदा एक मूवी लवर बन गया था और मूवीज को देखकर लोग हेयर स्टाइल रखते, मूवीज के एक्टर को कॉपी करते और तभी से ही सीरियल किलर मूवीज भी बनना शुरू हो गई थी, जिसमें दिखाए गए खून खराबे को देखकर लोगों के जहनों पर बुरा असर हुआ और कुछ लोगों ने क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया और एक सीरियल किलर बन गए। अब 1931 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था एम। अब इस मूवी को देखकर एक इंसान जिसका नाम एड गेन था वो एक सीरियल किलर बन चुका था और 1947 से लेकर 1958 तक उसने 7 मर्डर किए और जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ये क्राइम क्यों किए तो उसने बताया कि उसने मूवी एम देखी थी और उसके बाद उसको ये लगा कि उसको भी सीरियल किलर बन जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो मूवीज हम लोग सिर्फ मजे के लिए देखते हैं वो हमारे बच्चों के दिमाग पर कितना ज्यादा बुरा असर डाल सकती है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को सीरियल किलर मूवीज ना दिखाएं। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं रीजन नंबर 4 की तरफ। रीजन नंबर 4 है पोजेशन का बहाना बनाना। दोस्तों कुछ किलर्स ऐसे होते हैं जो कत्ल करने के बाद ये बोलते हैं कि उन्होंने कत्ल नहीं किया बल्कि उनको किसी डीमन या किसी शैतान या किसी जिन ने पोजेस किया था और उनसे ये काम करवाया, या फिर वही लोग ये बोलते हैं कि गॉड ने उनसे ये काम करवाया, गॉड उनके ख्वाब में आए थे और गॉड ने कहा कि तुम फला बंदे को जाकर मार दो। अब ये जो किलर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं और बाज़ औक़ात तो ये बच भी जाते हैं ऐसी ट्रिक्स खेलकर। अब ऐसा ही एक किलर था जिसका नाम था रॉबर्ट फ्रेटा, जिसने 1994 नवंबर 7 बजे 2 लोगों को हायर किया और अपनी ही बीवी को मरवा दिया। और जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने बताया कि उसको जीसस क्राइस्ट ने ख्वाब में आकर कहा था कि अपनी बीवी को मार दो, तो मैंने मार दिया। आप भी पहले उसका इंटरव्यू सुन लीजिए। She didn't meet the physical attributes of what I was looking for in a wife, but I felt like, hey, this must be the woman that God wanted me to marry. Jesus' voice talking to me about contacting the Mormon church, and he gave me information about them. I followed the instructions of the dream. I contacted the Mormon church. They sent me their Book of Mormon, and everything that I read matched the information that was given to me in the dream. Having been in the emergency field, firefighting and police, you learn to control your emotions and दोस्तों इस इंटरव्यू में तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा किस तरह रॉबर्ट फ्रेटा जो है वो अपने आप को बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट पे इल्जाम लगा रहा है। यानी कि इस किस्म के जो किलर होते हैं वो कितने ज्यादा शातिर होते हैं ये आपको अंदाजा हो गया होगा। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं रीजन नंबर 5 की तरफ। रीजन नंबर 5 है हैबिस्ट्रोफेलिया। हैबिस्ट्रोफेलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ज्यादातर औरतों को होता है, जो कि पहले तो क्रिमिनल नहीं होती लेकिन फिर उनको एक क्रिमिनल या किलर से प्यार हो जाता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और बाद में वो भी किलर बन जाती हैं। इस तरह की औरतों को सीरियल किलर इसी वजह से पसंद आता है कि उनको एक अग्रेसिव पार्टनर चाहिए होता है जो अपना प्यार उनको मार के जरिए दिखाए, और ऐसा तो सिर्फ सीरियल किलर ही कर सकता है। अब ऐसी औरतें इस वजह से ऐसी बन जाती हैं क्योंकि उनको बहुत धोखा मिला होता है, इसलिए वो इमोशनली बहुत कमजोर हो जाती हैं और अपने आप को किसी ऐसे इंसान को देना चाहती हैं जो सिर्फ उनको मारे या टॉर्चर करे। अब ऐसा ही केस
रिचर्ड रेमिरेज का था, जो कि एक बहुत ही मशहूर सीरियल किलर था। अब उसकी जो बीवी थी वो भी सिर्फ इस वजह से सीरियल किलर बन गई थी क्योंकि वो रिचर्ड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। यानी कि दोस्तों ये जो डिसऑर्डर होता है ये उन लोगों को सीरियल किलर बना देता है जो कि पहले तो शरीफ होते हैं, लेकिन कुछ बहुत बुरे इंसिडेंट या कोई बहुत ही बुरी सोबत की वजह से वो ऐसे बन जाते हैं। यानी कि दोस्तों सोबत कितनी ज्यादा मायने रखती है आपको अंदाजा हो ही गया होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं रीजन नंबर 6 और वीडियो के लास्ट रीजन की तरफ, जो कि है रेप एडिक्शन। दोस्तों बहुत सारे सीरियल किलर्स लाइक टेड बंडी, चार्ल्स सोबरे, जेफरी दहामर वो किलर नहीं थे, वो एक रेपिस्ट थे, लेकिन अपने रेप के गुनाहों को छुपाने के लिए वो किलर बन गए थे। क्योंकि अगर उन्होंने किसी का रेप किया और वो उस लड़की को छोड़ देते तो वो पुलिस को जाकर सब बता देती और जाहिर सी बात है वो पकड़े जाते। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रेपिस्ट थे और बाद में वो किलर बने हैं। अब इंसान रेपिस्ट कैसे बनता है उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से इंसान सीरियल किलर बनता है या फिर सीरियल किलिंग करता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का साइकोलॉजी ऑफ सीरियल किलर का पार्ट 2 खत्म होता है और जल्द ही हम इसका पार्ट 3 भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।